अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद मुजाहिद क्रिकेट शहंशाह। एक और वीडियो के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पार्टिकुलरली पाकिस्तान की ओवरऑल परफॉर्मेंसेस की, जो पाकिस्तान ने इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ में दी। पाकिस्तान एक बार फिर, जैसा आप सबको मालूम है, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ हार चुका है। तीसरे टेस्ट में पाकिस्तानी बैटिंग जिस तरीके से कोलैप्स कर गई, उसके बाद पाकिस्तान अपना तीनों टेस्ट मैच हार चुका है। पाकिस्तान को बुरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने वाइट वॉश किया। आखिर क्या वजह है कि हम ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस के अंदर कोई भी मैच, टेस्ट मैच की सीरीज़ जीतना तो दूर, टेस्ट मैचेस नहीं जीत पाते। मैं आपको बताता चलूँ कि हमने अभी तक ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यानी ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स के अंदर सिर्फ 4 टेस्ट मैचेस जीते हैं, और वो भी हमने जो पहला टेस्ट जीता था वो जीता था 1976 में। उसके बाद जो दूसरा टेस्ट हमने जीता वो जीता 1978 से 1979 के दरमियान में। और इसी पीरियड के अंदर हमने एक और टेस्ट जीता, यानी 1978 से 1979 के पीरियड में हमने 2 टेस्ट मैचेस जीते। और एक आखिरी जो हमें टेस्ट मैचेस में फ़तह नसीब हुई थी वो हुई थी 1995 से 1996 के दौर में। उसके बाद से पाकिस्तान के बेहतरीन टीम तैयार की जाती है और उसको टेस्ट मैचेस के लिए भेजा जाता है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन अब तक कोई भी ऐसी टीम पाकिस्तान की नहीं नज़र आई जो स्क्वाड ऑस्ट्रेलिया गया हो और जाकर ऑस्ट्रेलिया में जीत हासिल की हो। अभी मैं सीरीज़ जीतने की तो बात ही नहीं कर रहा, हम सिर्फ मैच जीतने की बात कर रहे हैं। और हमने आखिरी मैच अपना 1995 या 1996 में ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच की सीरीज़ में जीता था। इसके बाद अब बात करें कि पाकिस्तान की इस टेस्ट सीरीज़ में क्या वजह बनी हार की, और क्यों हम इस तरीके से आ रहे हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं तो हमारी इस बार बॉलिंग परफॉर्मेंस काफ़ी कदर बेहतर नज़र आई। जो 2019 में हमारा बॉलिंग का अटैक गया था, यानी जो हमारे बॉलर्स गए थे, उनके मुकाबले में काफ़ी कदर बेहतर इस बार हमें अपनी बॉलिंग लाइन नज़र आई है। लेकिन अगर हम बात करें तो बैटिंग ने काफ़ी ज़्यादा मायूस किया इस बार पाकिस्तान को। बैटिंग ने क्यों किया? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे होते थे अपने बॉब सी द किंग बाबर आजम, जिन्हें सब ने सर चढ़ाया हुआ है, और बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा उम्मीदें बाबर आजम से लगा के बैठी रहती है पाकिस्तानी अवाम के। जी, बाबर आजम जो है जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर खेलते हैं, या जिस तरीके से एशियन कंडीशंस में वो परफॉर्मेंस देते हैं, या जिस तरीके से वो इंग्लैंड के अंदर परफॉर्मेंस देते हुए नज़र आते हैं, तो शायद वो ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में भी उस तरह की परफॉर्मेंस दे के पाकिस्तान को मैच जीता है। लेकिन बदकिस्मती से बाबर आजम की सीना कंट्रीज़ के अंदर, यानी साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में बाबर आजम की उस तरह की परफॉर्मेंसेस देखने को नहीं नज़र आती जिसने पाकिस्तान की जीत में कोई अहम किरदार अदा किया हो। इस बार बाबर आजम ने 6 इनिंग्स खेली 3 टेस्ट मैचेस के अंदर, उसमें सिर्फ 126 रन्स उन्होंने बनाए 21 रन की एवरेज के साथ, जो कि एक टॉप क्लास बैटर के मद्देनज़र से काफ़ी बुरी परफॉर्मेंस देखी जा रही है। और उम्मीद नहीं की जा रही थी कि बाबर आजम 6 इनिंग्स के अंदर सिर्फ 126 रन बनाएंगे, यानी 21 रन पर इनिंग। एक भी 50 करते हुए बाबर आजम, सेंचुरी को तो छोड़ ही दें, एक भी 50 रन की कोई इनिंग बाबर आजम की इस पूरी टेस्ट सीरीज़ के अंदर हमें देखने को नहीं मिली, जिसने हमें सबसे ज़्यादा डाउन किया पाकिस्तान को। और उसके साथ साथ जो बहुत ज़्यादा मायूस हमें किया उसके बाद, बाबर आजम के बाद, वो थे सऊद शकील। सऊद शकील की हम बात करते हैं कि वो एज अ टेक्निक बड़े अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छा डिफेंसिव माइंडसेट है उनका, बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, और डोमेस्टिक में भी उन्होंने कुछ इसी तरह की परफॉर्मेंस दी हैं, जिसकी बेस पे ही वो टीम में सेलेक्ट हुए। टीम में आने के बाद श्रीलंका के तौर पर भी काफ़ी अच्छी इनिंग्स उन्होंने खेली थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में वो भी बुझे बुझे नज़र आए हैं। बाबर आजम के साथ साथ जो फ्लॉप हमारे बैट्समैन रहे वो सऊद शकील रहे। सऊद शकील के बाद जो सबसे ज़्यादा हमें और मायूस किया वो थे हमारे अब्दुल्ला शफीक और इमाम उल हक। अब्दुल्ला शफीक और इमाम उल हक, जहाँ अब्दुल्ला शफीक ने कैचेस छोड़ के तो मोमेंटम डाउन किया ही किया था, लेकिन बल्ले के साथ भी उन्होंने अपनी कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई कि चलें जो आपने कैचेस छोड़े उसका कोई खमियाजा पूरा हो जाता और उसका कोई कंपनसेट हो जाता। लेकिन अब्दुल्ला शफीक ने कोई इस तरह की अपनी इनिंग नहीं दिखाई जिसकी बेस पे हम ये कह सकते हैं कि चलें अब्दुल्ला शफीक ने कैच तो छोड़े, लेकिन यार बैटिंग करके उसको कवर कर दिया, लेकिन बैटिंग में भी वो डिज़ास्टर साबित हुआ। इसके साथ इमाम उल हक साहब के लिए मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपनी जो गेम प्ले है उसको मॉडर्न नहीं, मतलब उसको एडवांस नहीं किया। वो अभी भी
बड़े ही अजीब व गरीब तरीके की बैटिंग स्टाइल से बैटिंग करते हैं, जहाँ पे उनको गैप्स में शॉट मिल जाए तो ठीक है, डिफेंसिव वो खेलते हैं, और अगर ना मिले तो उनसे कोई एग्रेशन उनके अंदर से नज़र नहीं आता। और वो भी मैं वही बात करूँगा कि हम अपने होम ग्राउंड्स की पिचेस के ऊपर तो परफॉर्म करते हुए वो नज़र आते हैं अलॉन्ग साइड बाबर आजम, लेकिन जब वो सीना कंट्रीज़ के अंदर आते हैं तो इमाम उल-हक भी बिल्कुल इसी तरीके से एक्सपोज हुए हैं जिस तरीके से बाबर आजम और दीगर बैट्समैन हुए। हाँ, बैटिंग में अगर हम बात करें तो अच्छी जो इंटेंट हमें नज़र आई इस ओवरऑल पूरी टेस्ट सीरीज़ में वो थी मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा और आमिर जमाल। और जो बिल्कुल ही हट के एक अच्छा इम्पैक्ट ओवरऑल इस टेस्ट सीरीज़ में हमें नज़र आया वो थे आमिर जमाल, जो कि उन्होंने अपनी बॉलिंग से भी साबित किया और उसके साथ साथ उन्होंने अपनी बैटिंग से भी साबित किया कि वो एक बेहतरीन ऑलराउंडर है। और अब जो लोगों का मैंने तज़किये देखे हैं और जो लोगों की मैंने बातें सुनी हैं तो लोग अब उन्हें अब्दुल रज़ाक से मुशाबहत दे रहे हैं कि जी ये अब्दुल रज़ाक जैसे ऑलराउंडर बन सकते हैं, इनमें वो स्किल्स नज़र आ रहे हैं। अब अगर हम बॉलिंग की बात करें तो एज़ यूजुअल जैसा मैंने आपको बताया कि आमिर जमाल टॉप ऑफ द लिस्ट है। 18 विकेट्स उन्होंने ली हैं अपनी 6 इनिंग्स के अंदर। उसके साथ साथ जो हमें बॉलिंग में मैं बात कर रहा था पहले भी कि बॉलिंग के अंदर हमें काफ़ी अच्छी इस बार चीज़ें देखने को मिली। उसके अंदर आमिर जमाल के साथ साथ मीर हमज़ा और खुर्रम शहजाद भी शामिल हैं। खुर्रम शहजाद और मीर हमज़ा ने तो पहले भी 2 टेस्ट मैच खेले थे पाकिस्तान के लिए, लेकिन खुर्रम शहजाद और आमिर जमाल ये 2 डेब्यूटेंट्स थे और ये दोनों डेब्यू करने वाले प्लेयर्स ने एक अच्छा इम्पैक्ट छोड़ा है। और मैं समझता हूँ कि अब इन्हें थोड़ा सा हमें आगे लेके चलना चाहिए, थोड़ा मीर हमज़ा को भी और आमिर जमाल को भी और खुर्रम शहजाद को भी, ताकि ये अच्छी एक बेस खड़ी करें पाकिस्तान की टेस्ट बॉलिंग के लिए। और अलॉन्ग साइड शाहीन शाह अफरीदी ने 8 विकेट्स पूरे टेस्ट सीरीज़ में ली, 4 इनिंग्स उन्होंने खेली थी। अच्छी बॉलिंग उनकी भी रही, लेकिन उनके बकौल उनके कि उन्हें रेस्ट की ज़रूरत थी, इस वजह से मैनेजमेंट ने उन्हें बैठा दिया था, जो कि सही बात है। काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड इस वक्त शाहीन शाह अफरीदी पे चल रहा है और आगे न्यूजीलैंड की सीरीज़ है, तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी ठीक फैसला था शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट देने का, लेकिन ओवरऑल उनकी भी परफॉर्मेंस सेटिस्फाई रही इस पूरे टूर्नामेंट में। अब पाकिस्तान तो टेस्ट सीरीज़ हार गया और काफ़ी सारी क्रिकेट शायकीन पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस का तो दिल दुखा, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने ये टेस्ट सीरीज़ हारने के बाद भी काफ़ी सारे लोगों के दिल जीत लिए हैं। वो ऐसे जीते हैं कि जी डेविड वार्नर जो हैं वो उन्होंने इस तीसरे टेस्ट के बाद वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया, जिसके बाद पाकिस्तानी टीम ने एक अच्छी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का मुजाहरा करते हुए डेविड वार्नर को बाबर आजम की साइन की हुई और तमाम प्लेयर्स ने उस पर साइन किया, वो शर्ट उन्हें प्रेजेंट की गई और बहुत अच्छा फेयरवेल डेविड वार्नर को दिया एज अ गुड जेस्चर भी, और साथ साथ उनके कुछ कैचेस ड्रॉप करके भी। तो इस तरीके से पाकिस्तान ने ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स ने अपनी एक अच्छी इमेज बनाई कि वो एक अच्छी स्पिरिट के साथ क्रिकेट खेलते हैं, जो कि इस पूरी सीरीज़ में हमें नज़र आई कि बहुत अच्छे स्पिरिट के साथ टेस्ट मैच की क्रिकेट खेली गई और हमने काफ़ी क्लोज मैचेस भी देखे, बट अनफॉर्चुनेटली हम मैचेस हार गए। और अगर मैं ज़िम्मेदार ठहराऊँगा इस टेस्ट मैचेस की सीरीज़ में तो वो कैप्टन हमारे नहीं होंगे, क्योंकि अलॉन्ग साइड शान मसूद ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी। बाबर आजम के साथ साथ उन्होंने जिस तरह टीम को लेके चले, यानी बाबर आजम की कैप्टनसी में जो चीज़ें हमें मिसिंग नज़र आती थी वो शान मसूद एक अच्छे कंप्लीट कप्तान नज़र आए। तो उम्मीद करते हैं कि आगे उनके साथ रहते हुए हम टेस्ट मैच की सीरीज़ भी जीतते हुए नज़र आएंगे। तो अब पाकिस्तान के पास जो नेक्स्ट टास्क है वो न्यूजीलैंड की सीरीज़ का है, तो हमें देखना होगा कि न्यूजीलैंड के तौर पे जो न्यू हमारे कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी वो किस तरह परफॉर्म करते हैं। तो जब वो न्यूजीलैंड की T20 सीरीज़ स्टार्ट होगी, जो कि गालिबन मिड ऑफ द जैन स्टार्ट होने वाली है, आई थिंक 14 जनवरी से वो भी स्टार्ट होने वाली है, तो फिर उसके ऊपर भी हम बात करेंगे और स्क्वाड के ऊपर भी बात करेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। और ये वीडियो अगर पसंद आती है तो उसे लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।